नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे 11 अगस्त 2026 की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, डीआरडीओ के हाल ही में किए गए परीक्षण में हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल HSTDV में कौन सी इंजन तकनीक कार्य करती है? इसका सही उत्तर है स्क्रैमजेट। डीआरडीओ ने ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से स्क्रैमजेट आधारित HSTDV का सफल परीक्षण किया है, जो मैक 6 यानी ध्वनि की गति से 6 गुना तेज रफ्तार से उड़ान भर सकता है। और इसी कड़ी में 9 मई 2026 को इसी कड़ी में 9 मई 2026 को डीआरडीएल हैदराबाद ने 20 मिनट का एक्टिवली कूल्ड स्क्रैमजेट कंबस्टर ग्राउंड टेस्ट पूरा किया था। इस क्षमता से भारत, अमेरिका और रूस, चीन जैसे चुनिंदा हाइपरसोनिक क्लब में शामिल हो गया है। स्क्रैमजेट एक एयर ब्रीदिंग इंजन होता है जिसमें सुपरसोनिक एयर फ्लो में ही दहन होता है। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और कलाम द्वीप को पहले व्हीलर आइलैंड कहा जाता था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस एयरपोर्ट पर देश की पहली RNPCATH हेलीकॉप्टर अप्रोच प्रक्रिया शुरू की गई? इसका सही उत्तर है HAL एयरपोर्ट बेंगलुरु। HAL एयरपोर्ट बेंगलुरु पर देश की पहली सैटेलाइट गाइडेड हेलीकॉप्टर अप्रोच प्रक्रिया RNPCATH शुरू हुई, जिससे खराब मौसम और कम दृश्यता में भी सुरक्षित लैंडिंग संभव होगी। यह प्रक्रिया भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने विकसित की। इसका अप्रोच समय 12 मिनट से घटकर 4 मिनट रह गया है। यहाँ रोजाना करीब 50 हेलीकॉप्टर मूवमेंट्स होते हैं। HAL के CMD रवि के ने इसे देश के एविएशन इकोसिस्टम का माइलस्टोन बताया है। भारत की SBAS प्रणाली गगन को इसरो और AAI ने मिलकर विकसित किया है। अगला प्रश्न है, जैमको किस संगठन के डेटाबेस से जोड़ा गया है ताकि मैन पावर आउटसोर्सिंग सेवाओं में सर्विस प्रोवाइडर्स के PF कंट्रीब्यूशन की मासिक वेरिफिकेशन की जा सके? इसका सही उत्तर है EPFO। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के डेटाबेस से जोड़ा गया है ताकि मैन पावर आउटसोर्सिंग सेवाओं में सर्विस प्रोवाइडरों की PF कंट्रीब्यूशन की मासिक वेरिफिकेशन हो सके। इस इंटीग्रेशन से सरकारी विभाग में मैन पावर सप्लाई के ठेकेदारों को डिजिटल लेबर वेरिफिकेशन अनिवार्य हो जाएगा, जिससे ठेका श्रमिकों के भविष्य निधि और सामाजिक सुरक्षा लाभों में पारदर्शिता आएगी। जैम की शुरुआत 9 अगस्त 2016 को वाणिज्यिक और औद्योगिक मंत्रालय ने की थी। EPFO की स्थापना 1951 में हुई थी। यह श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में काद्रएफ मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किस देश ने किया है? इसका सही उत्तर है ईरान। ईरान की काद्र-एफ मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी अनुमानित मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है। यह साहेब-3 परिवार से विकसित लिक्विड फ्यूल मिसाइल है। यह मैन्यूवरेबल, री एंट्री व्हीकल और मोबाइल लॉन्चरों से लॉन्च हो सकती है। अगस्त 2026 में ईरान इजराइल तनाव के बीच यह मिसाइल चर्चा में रही है। बैलिस्टिक मिसाइल पैराबोलिक पाथ पर उड़ती है जबकि क्रूज मिसाइल निम्न ऊंचाई पर रहती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने ड्रोन और गाइडेड मिसाइल प्रणालियों के सह उत्पादन और रक्षा तकनीक हस्तांतरण के लिए किस देश के साथ तकनीकी साझेदारी पर सहमति बनाई है? इसका सही उत्तर है इजराइल। भारत और इजराइल अब ड्रोन और गाइडेड मिसाइल प्रणालियों के भारत में ही संयुक्त सह उत्पादन और रक्षा तकनीक ट्रांसफर पर सहमति हो चुकी है। इसी दिशा में आयरन डोम की तामीर मिसाइलों के भारत में उत्पादन की बातचीत चल रही है। इसी दिशा में आयरन डोम की तामीर मिसाइलों के
भारत में उत्पादन की बातचीत चल रही है। यह मेक इन इंडिया और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता अभियान को बड़ी ताकत देगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोलंबिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? इसका सही उत्तर है अबेलार्डो डे ला एस्प्रिला। दक्षिण अमेरिका के देश कोलंबिया के राष्ट्रपति के रूप में अबेलार्डो डे ला एस्प्रिला ने 7 अगस्त 2026 को काली में शपथ ली। यह पहली बार है जब कोलंबिया का शपथ समारोह राजधानी बोगोटा के बाहर हुआ है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की रिपोर्ट के अनुसार सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत का वैश्विक स्थान कौन सा रहा है? इसका सही उत्तर है तीसरा स्थान। आईएसए की रिपोर्ट के अनुसार भारत चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादन देश बन गया है। मेगा सोलर पार्क्स और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जैसी रूफटॉप सोलर पहलों से क्षमता तेजी से बढ़ी है। आईएसए की स्थापना 2015 में भारत और फ्रांस ने COP21 में की थी। मुख्यालय गुरुग्राम में है। भारत का लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल कैपेसिटी का है। इरेना के अनुसार कुल रिन्यूएबल कैपेसिटी में भी भारत तीसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न है, 800 kN श्रेणी के FFSC रॉकेट एवरेस्ट का अनावरण किस स्टार्टअप ने किया है? इसका सही उत्तर है एस्ट्रोबेस स्पेस टेक्नोलॉजी। बेंगलुरु की स्पेस स्टार्टअप एस्ट्रोबेस स्पेस टेक्नोलॉजी ने 7 अगस्त 2026 को 800 TN यानी कि करीब 80 टन थ्रस्ट वाले फुल फ्लो स्टेज्ड कम्बशन रॉकेट इंजन एवरेस्ट का अनावरण किया। निजी क्षेत्र का भारत का पहला ऐसा इंजन है। यह इंजन लिक्विड ऑक्सीजन मीथेन यानी मेथॉक्स पर चलता है और कंपनी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की पहली उड़ान दिसंबर 2028 तक लक्षित कर रही है। FFSC इंजन विकसित करने वाला भारत सोवियत संघ, अमेरिका और चीन के बाद चौथा देश बनेगा। अगला प्रश्न है, फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स पूरा करने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? इसका सही उत्तर है भावना कंठ। स्क्वाड्रन लीडर भावना कंठ भारतीय वायुसेना के ग्वालियर स्थित TACDE में 20 सप्ताह का फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला पायलट बनी है। यह कोर्स वायुसेना का टॉप गन स्कूल कहलाता है। भावना कंठ 2016 में अवनी चतुर्वेदी और मोहना सिंह के साथ पहली महिला फाइटर पायलट में शामिल थी। अगला प्रश्न है, असम में छात्राओं को उच्च शिक्षा जारी रखने के लिए तथा छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी 2 योजनाएं चलाई जा रही हैं? इसका सही उत्तर है नुजुत मोइना और नुजुत बाबू योजना। मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी के श्रीमंता शंकरदेवा काल क्षेत्र में निजुत मोइना और निजुत बाबू योजनाओं के आवेदन वितरण की शुरुआत की। निजुत बाबू में कमजोर परिवारों के छात्रों यानी बेटों को आर्थिक सहायता मिलेगी। वहीं निजुत मोइना योजना बाल विवाह रोकने और छात्राओं को उच्च शिक्षा जारी रखने के लिए मासिक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सहायता प्रदान करेगी। पात्रता में नियमित उपस्थिति और अनुशासन जरूरी है और आधार लिंक्ड बैंक खाते और eKYC अनिवार्य रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और स्टडी अप पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।